हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा शर्मा। वेलकम टू पाथ हायर्स एकेडमी। एंड लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के कॉजेज क्या होते हैं, लाइक डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, एंड साथ ही साथ इन्फ्लेशन को किस तरीके से मेजर किया जाता है, लाइक WPI, CPI, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ये सारी चीजें हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। फाइन। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन के कितने टाइप्स होते हैं, इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, एंड इन्फ्लेशन की क्या इफेक्ट्स होते हैं इकोनॉमी में, किसके लिए पॉजिटिव इफेक्ट्स होते हैं, किसके लिए नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्लास की शुरुआत करने से पहले हम एक बहुत हमारी एकेडमी के लिए जो एक प्राउड मोमेंट है वो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। लाइक हाल ही में जो यूपीएससी का रिजल्ट आया था उसमें श्रद्धा शुक्ला जो है उनका रैंक आया था, ऑल इंडिया रैंक 45 था। तो ये हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं कि श्रद्धा शुक्ला हमारी एकेडमी की तरफ से एक स्टूडेंट थी। एंड ये उनके लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है एंड हमारे लिए भी एक बहुत प्राउड मोमेंट है। तो ये हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते थे। फाइन। एंड ये चीजें जो श्रद्धा शुक्ला ने जो ये क्रैक किया ये एग्जाम, ये एक मिथ भी ब्रेक करता है, लाइक कि सिर्फ दिल्ली जाके ही एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं होती। आप एक पर्टिकुलर जिस भी शहर से हैं या कोई भी स्टेट से हैं, अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए एंड अगर आप प्रॉपर हार्ड वर्क करें तो आप कोई भी एग्जाम्स क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मिथ ब्रेक भी था। तो ये इन्फॉर्मेशन हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते थे। फाइन। एंड इसी के साथ जो हमारे एकेडमी के कुछ अनाउंसमेंट्स है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो भी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। लाइक CGPSC की जो न्यू बैचेस है वो 15 जून से स्टार्ट होने वाली है। मॉर्निंग बैच जो है वो 7 AM से 10 AM रहेगी एंड इवनिंग बैच 5 PM to 8 PM। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 8224 922 922 पे आप कॉल करके ये इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। फाइन। इसके अलावा अगर यूपीएससी से रिलेटेड आपको कुछ डाउट्स है कि नोट्स कैसे बनाने हैं एंड साथ ही साथ ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करना है, तो ये सारे जो यूपीएससी से रिलेटेड डाउट्स है तो वो यूपीएससी मेंटरिंग बैच के थ्रू आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। जो भी यूपीएससी से रिलेटेड डाउट्स होंगे आपके वो एक्सपर्ट्स के थ्रू यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यूपीएससी मेंटरिंग बैच में। इसी के साथ आज हम आप क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स डिस्कस किए थे, डेफिनेशन, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, WPI, CPI, ये सारी चीजें। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इन्फ्लेशन के जो भी टाइप्स है, लाइक डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिफ्लेशन, हर एग्जाम्स के लिए ये सारे जो इन्फ्लेशन के टाइप्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। एंड इसी के साथ इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन की, इफेक्ट्स क्या क्या, किस पे क्या इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन का, एंड साथ ही साथ इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाता है, मॉनेटरी मेजर्स, फिस्कल मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में देखेंगे। एंड मिसलेनियस लाइक इन्फ्लेशन से रिलेटेड और भी जो चीजें वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। लाइक GDP डिफ्लेटर क्या होता है, इन्फ्लेशन स्पाइरल क्या होता है, इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप, ये सारी चीजें की टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन अगर प्राइस राइज जो है अप्रॉक्स लेस देन 3% या 3% तक होता है तो उसको हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं, लाइक स्लोली स्लोली जो इंक्रीज हो रहा है। एंड क्रीपिंग इन्फ्लेशन बेसिकली हार्मफुल नहीं रहता, ये सेफ रहता है, ये इंपॉर्टेंट भी रहता है बिकॉज समहाउ कुछ काइंड ऑफ मतलब कुछ अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इकोनॉमी में जरूरी भी रहता है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो 3% तक अगर कोई इन्फ्लेशन रेट है तो दैट इज नोन एज क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन के बाद वॉकिंग इन्फ्लेशन। अगर कोई इन्फ्लेशन 3 to 7% तक इंक्रीज हो गया, अगर इन्फ्लेशन की रेट 3 to 7% तक इंक्रीज हो गई है तो उसको हम वॉकिंग इन्फ्लेशन बोलेंगे एंड ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन बोलेंगे। अप्रॉक्स 3 to 7% एंड लेस देन 10%। ठीक है, तो इसको हम वॉकिंग इन्फ्लेशन बोलेंगे। एंड वॉकिंग इन्फ्लेशन जो रहता है वो अलार्मिंग सॉरी एंड वॉकिंग इन्फ्लेशन जो रहता है वो अलार्मिंग सिचुएशन रहती है बिकॉज हम लोग नॉर्मली इन्फ्लेशन को, हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है वो 4% है एंड +-2 हम लोग टॉलरेंस लेवल ले सकते हैं, लाइक ना कि 6% तक हम लोग टॉलरेंस लेवल ले सकते हैं, 2% तक, -2% तक टॉलरेंस, 2% टॉलरेंस लेवल रह सकते हैं, बट नॉट मोर देन 6%। ठीक है, तो अगर क्रीपिंग वॉकिंग इन्फ्लेशन जो है वो 3 to 7% का रहता है तो बट ये अलार्मिंग कंडीशन रहती है। अब हमको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जरूरत रहती है। ठीक है, तो ये हमारा वॉकिंग इन्फ्लेशन हो जाता है। इसी के साथ रनिंग इन्फ्लेशन एंड गैलोपिंग इन्फ्लेशन। अगर अगर इन्फ्लेशन रेट 10 to 20% तक इंक्रीज हो गई है, गैलोपिंग मींस लाइक रनिंग इन्फ्लेशन, तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग, बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशंस रहती है कंट्री में। एंड सच काइंड ऑफ इन्फ्लेशन जो है ये बहुत एडवर्सली अफेक्ट करता है इकोनॉमी को।
तो जैसे वॉकिंग इन्फ्लेशन ही अलार्मिंग कंडीशंस रहती है, बट अगर रनिंग इन्फ्लेशन एंड गैलोपिंग इन्फ्लेशन अगर इकोनॉमी में है तो ये और एडवर्स कर देती है उस सिचुएशंस को। इसीलिए हम लोगों को अलार्मिंग कंडीशंस क्या है कि अब हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जरूरत है, बट रनिंग इन्फ्लेशन में मीन्स ये इकोनॉमी को एडवर्सली अफेक्ट करेगी। तो इसीलिए इकोनॉमी को अगर हम लोगों को मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें वॉकिंग इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेना चाहिए, बिकॉज गैलोपिंग इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन ये सारे जो चीजें ये इकोनॉमी को बहुत एडवर्सली अफेक्ट करती हैं, एंड फिर इसे कंट्रोल करना थोड़ा सा और हार्ड हो जाता है एंड सिचुएशन वर्स्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए हमको वॉकिंग इन्फ्लेशन में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बात कही जाती है। ठीक है, तो रनिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन जो है अप्रॉक्स 10 to 20% इंक्रीज हो रहा है, इस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो उसको गैलोपिंग इन्फ्लेशन बनेंगे। ठीक है, इसी के साथ हाइपर इन्फ्लेशन, बेसिकली हाइपर इन्फ्लेशन इज ऑल्सो नोन एज रन अवे इन्फ्लेशन। इट मीन्स बेसिकली कि इन्फ्लेशन की जो रेट है वो कंटिन्यूसली बहुत हाई अमाउंट में इंक्रीज हो रही है। इट्स जस्ट अप्रॉक्स समहाउ इट्स 20% एंड समटाइम्स ये 100% तक भी इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स हाइपर इन्फ्लेशन जो है बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट रहता है हमारी इकोनॉमी के लिए। तो जर्मनी, हंगरी, जिम्बाब्वे इन 2007 एंड 8, तो ये सारी कंट्रीज है जिन्होंने हाइपर इन्फ्लेशन को फेस किया। एंड हाइपर इन्फ्लेशन बहुत अनफेवरेबल कंडीशन होता है कोई भी इकोनॉमी में। तो हाइपर इन्फ्लेशन देख लिया हम लोगों ने, बेसिकली यही होता है कि इन्फ्लेशन रेट जो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते रहता है, अप्रॉक्स 2 डिजिट में इंक्रीज हो रहा है, 3 डिजिट में इंक्रीज हो रहा है, तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन रहती है हमारी इकोनॉमी में। तो दिस इज हाइपर इन्फ्लेशन। फाइन, हाइपर इन्फ्लेशन के बाद स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बेसिकली अगर हम लोग नाम में ही देखेंगे तो स्टैगफ्लेशन को 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो अ, इसमें क्या रहता है कि प्राइस राइज कंटिन्यूसली होता रहता है, बट जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो स्टेगनेंट हो जाती है, रुक जाती है, तो इसलिए इसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। तो इसे सबसे फर्स्ट पॉइंट किया था इयान मैकलियोड ने। और स्टैगफ्लेशन जो बेसिकली रहता है वो फिलिप्स का बेसिकली क्या बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी अगर हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहेगा। बट स्टैगफ्लेशन के टर्म्स में अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों कॉन्ट्रेरी हो जाता है, बिकॉज स्टैगफ्लेशन में ये तो हो रहा है कि कंटिन्यूसली इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो रहा है, बट ग्रोथ जो है वो स्टेगनेंट हो गई है। तो ये हमारा होता है स्टैगफ्लेशन। ठीक है, deflation. Deflation is the opposite of inflation. Inflation is persistent rise in prices of goods and commodities and services. And deflation जो होता है persistent जो decrease होता है price rise में, जो commodities and services की जो price है वो continuously जो decrease होती है, persistently जो decrease होती है, उसे हम लोग बोलते हैं deflation. Deflation is an opposite of inflation. Fine. Deflation में सिर्फ इतनी ही चीजें रहती है। ठीक है, डिफ्लेशन के बाद हम लोग देखेंगे डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन इज जस्ट जो इन्फ्लेशन का रेट ऑफ इंक्रीज है वो कम हो जाता है, दैट इज नोन एज डिसइन्फ्लेशन। इट्स जस्ट कि लास्ट मंथ अगर फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि लास्ट मंथ जो है इन्फ्लेशन का रेट है अप्रॉक्स 6%, एंड अगर दिस मंथ हम देखेंगे तो अप्रॉक्स हो जाएगा 5%। इट मीन्स कि जो रेट ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन है वो रिड्यूस हो रहा है। इट दैट्स वाई इसको बोलते हैं हम लोग डिसइन्फ्लेशन। की इन्फ्लेशन तो है, इन्फ्लेशन तो इंक्रीज हो रहा है, बट उस रेट से इंक्रीज नहीं हो रहा जितने रेट से लास्ट टर्म पे हुआ था। इट मींस समहाउ डिक्रीज हो रहा है रेट ऑफ इंक्रीज इन इन्फ्लेशन, तो दैट इज नोन एज डिसइन्फ्लेशन। फाइन, डिसइन्फ्लेशन के बाद रिफ्लेशन। रिफ्लेशन इज बेसिकली जब कोई भी इकोनॉमी रिसेशन या डिफ्लेशन पे जाती है तो उसको बूस्टअप करने के लिए उस टाइम पीरियड के बाद उसको बूस्टअप करने के लिए जब हमारी गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस को रिड्यूस करती है एंड समहाउ जो हमारे मनी सप्लाई है उसको इंक्रीज करती है, तो दैट टर्म एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेशन। लाइक अगर कोई इकोनॉमी डिफ्लेशन में चले गई है, अब उसको डिफ्लेशन से बाहर निकालने के लिए अगर हमारी गवर्नमेंट जो है सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज करेगी एंड टैक्सेस को रिड्यूस करेगी, तो दैट फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेशन। फाइन, रिफ्लेशन इज अ फिस्कल और मॉनेटरी स्ट्रेटजी। एम इसका रहता है कि आउटपुट बढ़े, बिकॉज डिफ्लेशन के टाइम पे प्राइसेस बहुत रिड्यूस हो जाती हैं, तो अब हमको इंक्रीज करना है आउटपुट, पर आउटपुट इंक्रीज करने के लिए हमको मनी सप्लाई इंक्रीज करना पड़ेगा। एंड इट स्टिमुलेट्स एक्सपेंडिचर, बिकॉज मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई अगर इंक्रीज होगा तो अपने आप ही एक्सपेंडिचर स्टिमुलेट होगा एंड इट रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वह इस तरीके से रिड्यूस होगा। बेसिकली यही प्रोसीजर रहता है कि
मनी सप्लाई इंक्रीज करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा रहेंगे तो वो डिमांड करेंगे, एंड डिमांड इंक्रीज होगा तो ग्रोथ इंक्रीज होता है। तो यही बेसिकली फिनोमिना रहता है जिसको हम लोग प्रॉपरली चैनलाइज करते हैं धीरे धीरे, ठीक है, और इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है ना। तो डिफ्लेशन के बाद ये सारी जो हम लोग मनी सप्लाई इंक्रीज करते हैं तो ये रिफ्लेशन, इस प्रोसेस को रिफ्लेशन बोलते हैं। रिफ्लेशन के बाद हम देखेंगे हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन बेसिकली मेजर्स रहता है जितनी भी कमोडिटीज हैं इकोनॉमी में उन सबका जो कैलकुलेशन करते हैं, मेजर करते हैं। इट इंक्लूड्स द फूड आइटम्स, फ्यूल आइटम्स एंड ऑल द अदर कमोडिटीज। तो जो मेजरमेंट ये सारी कमोडिटीज का जो मेजर करते हैं उस इन्फ्लेशन को हेडलाइन इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन के साथ ही कोर इन्फ्लेशन रहता है। कोर इन्फ्लेशन में बेसिकली हम लोग फूड और फ्यूल आइटम्स को डिडक्ट कर देते हैं। बेसिकली हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या रहता है जिसमें हम लोग फूड को इंक्लूड किए हैं, फ्यूल इंक्लूड किए हैं, ऑल अदर कमोडिटीज इंक्लूड किए हैं। बट कोर इन्फ्लेशन में ये रहता है कि फूड और फ्यूल जो कि बहुत वॉलेटाइल आइटम्स रहते हैं, बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज में वॉलेटाइल आइटम्स और इन्फ्लेशन जो है ऐसा माना जाता है कि फूड और फ्यूल के कारण होता है ना। दैट्स वाई कोर इन्फ्लेशन जो है कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में कम रहता है, बिकॉज इसमें फूड और फ्यूल के आइटम्स हम इंक्लूड नहीं करते। बट अभी जो हमारी प्रेजेंटली कंडीशन ये है इकोनॉमी की, अभी हमारी इकोनॉमी में कोर इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो गया है। तो दैट्स वाई ये समहाउ क्रिटिकल सिचुएशन है हमारी इकोनॉमी की, इसलिए आरबीआई कंटिन्यूसली ऐसे एफर्ट्स कर रही है ताकि जो सप्लाई ऑफ मनी रिड्यूस हो और इन्फ्लेशन जो है वो हमारे इकोनॉमी में कंट्रोल हो सके, ठीक है। तो ये कोर इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन इज दैट इन्फ्लेशन जो मेजर करता है सभी कमोडिटीज की प्राइसेस, जो प्राइस राइज के चेंजेस को, बट इट डिडक्ट फूड एंड फ्यूल आइटम्स, ठीक है। तो ये हमारा कोर इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन के बाद है हमारा ओपन इन्फ्लेशन। ओपन इन्फ्लेशन बेसिकली सिर्फ इतना ही रहता है कि सिचुएशन जहाँ पे प्राइस लेवल राइज हो रहा है बिना कोई प्राइस कंट्रोल मेजर्स के गवर्नमेंट के, ठीक है। प्राइस लेवल राइजेस हो रहे और विदाउट एनी कंट्रोल, कोई भी प्राइस कंट्रोल मेजर्स उस समय तक नहीं लगाया है गवर्नमेंट ने, तो इसको हम लोग ओपन इन्फ्लेशन बोलते हैं कि ओपन मार्केट में इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, कोई भी प्राइस कंट्रोल मेजर्स गवर्नमेंट ने उसमें अप्लाई नहीं किया, ठीक है। एंड ओपन इन्फ्लेशन के बाद स्क्यूफ्लेशन। स्क्यूफ्लेशन बेसिकली ये है 2009-10 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था तो उस टाइम पे स्क्यूफ्लेशन जो है ये टर्म ओरिजिनेट हुआ था। एंड स्क्यूफ्लेशन का बेसिकली ये मीनिंग है कि सम फ्यू कमोडिटीज की प्राइस में इंक्रीज होना, ठीक है। बेसिकली बहुत सारी कमोडिटीज की प्राइसेस में इंक्रीज नहीं होना, कुछ कमोडिटीज लाइक कभी कभी हम लोग सुनने में आता है कि टमाटर के प्राइसेस इंक्रीज हो गए, समटाइम्स ओनियन के प्राइसेस इंक्रीज हो गए। तो कुछ कमोडिटीज की प्राइसेस में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट होना इज नोन एज स्क्यूफ्लेशन। पूरी इकोनॉमी के या पूरी कमोडिटीज के प्राइसेस पे नहीं, बट कुछ कमोडिटीज के प्राइसेस में इंक्रीज होना। टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इन विच द प्राइसेस ऑफ सिंगल कमोडिटी और सेट ऑफ कमोडिटीज की प्राइसेस में इंक्रीज होना इज स्क्यूफ्लेशन, ठीक है। ये ओवरऑल कमोडिटीज में नहीं, कुछ जो कमोडिटीज में प्राइस राइज होता है उसको दर्शाता है कौन, स्क्यूफ्लेशन, ठीक है। ये स्क्यूफ्लेशन हो गया हमारा। स्क्यूफ्लेशन के बाद हम देखेंगे बॉटल नेक इन्फ्लेशन, ठीक है। बॉटल नेक इन्फ्लेशन बेसिकली ये होता है अगर सप्लाई साइड जो है वो ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अगर सप्लाई जो हो रही है कोई भी कमोडिटीज की सप्लाई जो हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, अगर वो ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाती है एंड डिमांड तो अपने आप सेम है बट सप्लाई रिड्यूस हो गई है, तो ये प्राइस राइज करता है एंड समहाउ जो इन्फ्लेशन होता है उसको हम लोग बॉटल नेक इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। It is the inflation that takes place when supply falls drastically, ठीक है, and demand same है but supply reduce हो गई है, somehow मिसमैनेजमेंट हो जाता है, हजार्डस कंडीशन हो जाती है, डिजास्टर कंडीशंस हो जाती है एंड सप्लाई चेन्स में डिस्ट्रप्शंस हो जाते हैं। तो दैट टाइम्स जो भी डिमांड तो रिड्यूस नहीं होती बट सप्लाई साइड में डिस्ट्रप्शंस हो गए, तो दैट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज नोन एज बॉटल नेक इन्फ्लेशन, ठीक है। ये बॉटल नेक इन्फ्लेशन होता है। एंड बॉटल नेक इन्फ्लेशन के बाद हमारा है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज में देखा जाता है बिकॉज जो स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जो प्रॉपरली मैनेजमेंट नहीं होता है, यहाँ जहाँ डेवलपिंग कंट्रीज में देखा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपरली नहीं रहता एज कम्पेयर टू जो जरूरत रहती है। लाइक रोड्स कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होता है, तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होता है। तो सच काइंड्स ऑफ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स आते हैं और सप्लाई चेन्स में भी जो दिक्कतें आती है, तो जो भी स्ट्रक्चरल वाइज जो भी प्राइस को इफेक्ट करता है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो दैट फिनोमेना इज नोन एज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। बेसिकली हम लोगों को ये डेवलपिंग कंट्रीज में देखने के लिए मिलता है
एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज वहाँ प्रॉब्लम्स रहती है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस में कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती हैं, तो अल्टीमेटली ये प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज करता है एंड वो फिर कंज्यूमर्स तक ट्रांसफर होता है। तो स्ट्रक्चरल में जो जो दिक्कतें आती हैं उसके कारण जो इन्फ्लेशन होता है, दैट टर्म इज नोन एज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि कितने टाइप्स के इन्फ्लेशन है। इट सेज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, बॉटलनेक इन्फ्लेशन एंड जितने भी टाइप के इन्फ्लेशन थे अभी हम लोगों ने वो डिस्कस कर लिए। एंड अब हम डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, किसके लिए इन्फ्लेशन जो है पॉजिटिव रहता है, किसके लिए नेगेटिव रहता है, तो ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन की कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, इन्फ्लेशन के कारण कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को फायदा होता है एंड सम पीपल्स को नुकसान होता है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे डेटर्स और क्रेडिटर्स के केस में, डेटर्स जो बोरो करते हैं मनी किसी से उनको हम डेटर्स बोलते हैं, एंड क्रेडिटर्स जो लैंड करते हैं, जो मनी लैंड करते हैं उसको हम लोग क्रेडिटर्स बोलते हैं। ठीक है, तो डेटर्स जो रहते हैं इन्फ्लेशन के टाइम पे गेन करते हैं एंड क्रेडिटर्स जो है इन्फ्लेशन के टाइम पे लूजर्स रहते हैं। इट्स जस्ट कि आपने किसी से या लेंडर से लोन लिया है, ठीक है, अप्रोक्स 1 लाख का लोन लिया है ना। अब मान लीजिए कुछ समय बाद इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो गया है एंड जब आपने एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट में उस लोन को लिया है, बट एज इन्फ्लेशन राइज होगा तो वो जो पर्टिकुलर आपको वही अमाउंट उनको पे करना पड़ेगा लेंडर को। बट जब आप एक समय बाद उस पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट में वो अमाउंट को लेंड करेंगे तो उस समय जो वो अमाउंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी इन्फ्लेशन के कारण। इट्स जस्ट कि आज अगर 1 लाख की वैल्यू है, इन्फ्लेशन के बाद वो 1 लाख की वैल्यू समहाउ मनी की वैल्यू कम होती है इन्फ्लेशन के टाइम पे, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमारा वही है और जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लेंडर से हम लोगों ने लिया था हम वही इंटरेस्ट पे देंगे। तो अब तो मनी की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो गई है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि डेटर को इसीलिए फायदा होता है बिकॉज मनी की वैल्यू रिड्यूस हुई है, तो पर डेटर्स को वही मनी उनको पे करना पड़ेगा, पर लेंडर्स जो है उनको नुकसान होगा क्योंकि अब मनी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है इन्फ्लेशन के टाइम पे। ठीक है, इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो जो 1 लाख है वो अब रिड्यूस हो जाता है, तो लेंडर्स को जो मनी मिली है वो तो कम रेट पे मिली है। ठीक है, तो इस तरीके से लेंडर्स जो है वो लूज करते हैं, डेटर्स जो है वो गेन करते हैं। ठीक है, बिकॉज इन्फ्लेशन के टाइम पे मनी की वैल्यू कम होती है और इनको वही वही अमाउंट को वापस करना है, तो इसीलिए डेटर्स लोगों को गेन हो जाता है, इन लेंडर्स को लूज हो जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा डेटर्स और गेनर्स का इफेक्ट पे, इन्फ्लेशन का इफेक्ट इस तरीके से होता है इन पे। एंड सेकेंडली प्रोड्यूसर्स पे और कंज्यूमर्स पे, इट्स जस्ट अगर प्राइस राइज होती है, ठीक है, प्राइस राइज क्यों हो रही है क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज हो रही है तो प्रोडक्शन जो कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स वो ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे एंड डिमांड और लोग उस चीज को पर्टिकुलर कमोडिटीज को खरीदेंगे, उस पर्टिकुलर कमोडिटीज को खरीदेंगे तो इनका प्रॉफिट इंक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि लोग जो है उस पर्टिकुलर कमोडिटीज को परचेज कर रहे हैं, तो इस तरीके से प्रोड्यूसर्स का प्रॉफिट इंक्रीज होगा इन्फ्लेशन के टाइम पे, तो प्रोड्यूसर्स गेन करते हैं एंड कंज्यूमर्स जो है वो लूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि कंज्यूमर्स को तो महंगा मिलेगा, तो वो ऑब्वियसली महंगा मिलेगा तो वो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को इफेक्ट करेगा, तो इस तरीके से कंज्यूमर्स जो है इन्फ्लेशन के नाम पे लूज करते हैं बट प्रोड्यूसर्स जो है वो गेन करते हैं बिकॉज उनको ज्यादा अमाउंट में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करे तो उनको प्रॉफिट होता है। ठीक है, ये प्रोड्यूसर्स को फायदा होता है। फाइन, ये प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स का हो गया। एंड इसके बाद एक्सपेंडिचर पे है ना, एक्सपेंडिचर पे क्या होगा, कंजम्पशन फॉल्स एज प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि अब जो है प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो गई है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस इंक्रीज हो गई है तो ऑब्वियसली बात है कि कंज्यूमर्स उसको कम परचेज करेंगे, कम परचेज करेंगे मतलब एक्सपेंडिचर कम करेंगे, तो इसीलिए एक्सपेंडिचर रिड्यूस होता है इन्फ्लेशन के टाइम पे। ठीक है, ये एक चीज हो गई। सेकेंडली इन्वेस्टमेंट्स पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में देखते हैं कि अब इन्वेस्टमेंट में किस तरीके से फर्क पड़ता है। इट्स जस्ट कि इन्वेस्टमेंट में जो डिबेंचर और बॉन्ड होल्डर्स रहते हैं उन्होंने पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिबेंचर्स और बॉन्ड को परचेज किया, ठीक है, तो उनको एक पर्टिकुलर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलता है, तो इन्फ्लेशन जब होता है तो उनको कोई फायदा नहीं होता, उनको वही चीज वही इंटरेस्ट रेट पे मिलता है बिकॉज वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है उस पर। ठीक है, बट अगर कोई इन्वेस्टर्स ने शेयर्स खरीदे हैं कोई पर्टिकुलर कंपनी के और अगर उस कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट होगा।
ठीक है। तो ये अलग अलग चीजें, अगर इन्वेस्टमेंट अगर किसी ने डिबेंचर पे किया है या बॉन्ड बॉन्ड पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है, अगर कोई डिबेंचर पे या बॉन्ड पे, डिबेंचर पे या बॉन्ड पे अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो इन्फ्लेशन के कारण उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली वो लूजर्स रहते हैं। ठीक है, उनको क्योंकि वो ही पुराना वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है उसी उसी अमाउंट में उनको पे किया जाता है। बट अगर कोई किसी ने, कोई इन्वेस्टर्स ने ऐसी कंपनी पे इक्विटीज खरीदी है और उस कंपनी के प्रॉफिट होंगे, जैसे हम लोगों ने देखा कि प्रोड्यूसर्स को इंक्रीज होता है, प्रोड्यूसर्स फायदे में रहते हैं, तो इस तरीके से ये होता है कि उनको अगर प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो जो जिस इन्वेस्टर्स ने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं तो उनको भी प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इन्वेस्टर्स को इस तरीके से इफेक्ट होता है। ठीक है, डिबेंचर एंड बॉन्ड होल्डर्स को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो इनको उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता। बट अगर इक्विटी होल्डर्स है जो पर्टिकुलर कंपनीज पे पैसे लगाए जिनके प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो उनको फायदा होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ता है इन्फ्लेशन का। ठीक है, एंड सेकेंडली है प्रॉफिट अर्नर्स, स्पेक्यूलेटर्स एंड ब्लैक मार्केटर्स। अगर ब्लैक मार्केटिंग कोई कर रहा है तो अल्टीमेटली उनको इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है इन्फ्लेशन का, बिकॉज वो होर्डिंग करके रखते हैं एंड जब प्राइस राइज होते हैं तब वो सेल करते हैं उस कमोडिटीज को, तो अल्टीमेटली इंक्रीज होता है। ठीक है, उनको फायदा होता है। प्रॉफिट अर्नर्स जो रहते हैं, इट इज आर्ग्यूड दैट प्रॉफिट अर्नर्स गेन फ्रॉम इन्फ्लेशन। ठीक है, प्रॉफिट टेंड्स टू राइज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, सिंग इन्फ्लेशन बिजनेसमैन रेज द प्राइसेस। इन्फ्लेशन को देखते हुए बिजनेसमैन जो है प्राइसेस और रेस कर देते हैं, बिकॉज सप्लाई की कमी है एंड डिमांड कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, इसलिए तो इन्फ्लेशन होता है एंड बिजनेसमैन वांट्स प्रॉफिट, तो इसीलिए प्रॉफिट के कारण वो प्राइसेस और राइज कर देते हैं। तो इस तरीके से बिजनेसमैन और प्रॉफिट अर्नर्स जो है उनको इन्फ्लेशन के टाइम पे प्रॉफिट होता है एंड अल्टीमेटली जो ब्लैक मार्केटर्स हैं, जो स्पेक्यूलेटर्स रहते हैं, इन सबको प्रॉफिट होता है। बट जो इन्फ्लेशन का भार है वो किस पे आता है, कंज्यूमर्स पे, कंज्यूमर्स को बहुत इफेक्ट होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन का, बिकॉज दे नीड टू परचेज दैट, है ना, इसलिए एक्सपेंडिचर डिक्रीज होता है धीरे धीरे। ठीक है, प्राइस राइज होने के कारण। एंड अब सैलरीड पीपल एंड वेज अर्नर्स, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन जो है सैलरीड पीपल जिनकी फिक्स्ड सैलरी रहती है उनको लूज होता है, बिकॉज अगर किसी की फिक्स्ड सैलरी है तो वो इन्फ्लेशन के कारण इंक्रीज नहीं होगी। बट अब क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है तो जो मनी पहले मिल रही थी उसकी जो मनी की वैल्यू है वो डिक्रीज हो चुकी है। ठीक है, तो फिक्स्ड अर्नर्स जो रहते हैं, फिक्स सैलरी जिनकी रहती है उनको इन्फ्लेशन से नुकसान होता है। बट जिनकी ऐसी इनकम है जो कि चेंज हो सकती है, फ्लेक्सिबल, अगर अगर किसी को फ्लेक्सिबल इनकम मिलती है तो उनके रेट ऑफ इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग उनकी भी इनकम में चेंजेस होंगे, तो उनको फायदा होता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन का। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो। ठीक है, जो फिक्स सैलरी जिनकी उनको नुकसान होगा, बट जिनकी फ्लेक्सिबल इनकम है उनको फायदा होता है इन्फ्लेशन के टाइम पे। ठीक है, ये एक इफेक्ट हो गया। इसी के साथ साथ हम ये भी देख सकते हैं कि सेविंग्स पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, इफेक्ट ऑन सेविंग्स, कंज्यूमर्स की जो सेविंग्स है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, बिकॉज प्राइस बहुत हाई अमाउंट में राइज रहते हैं एंड जितनी भी सेविंग्स रहती है कंज्यूमर्स के पास वो धीरे 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 रिड्यूस होती जाती है। ठीक है, ये इफेक्ट्स ऑन सेविंग्स हो गया। एंड इसी के साथ अगर हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में देखेंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में एडवर्स इफेक्ट्स आता है इन्फ्लेशन के कारण। वो कैसे, इन्फ्लेशन के टाइम पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट में क्या फर्क पड़ता है, इट्स जस्ट कि अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन हो रहा है मतलब हमारी कंट्री में कमोडिटीज की प्राइस इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अब बाहर की कंट्रीज हमारी कंट्री से कम एक्सपोर्ट करेगी, क्यों, बिकॉज हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन है, हमारी कंट्री में प्राइस राइज हो गए, है ना। एंड बिजनेस का ये पर्टिकुलर चीज रहती है कि हम लोग वही सामान खरीदते हैं जो दूसरे सामान के कंपैरिजन में कम रेट पे मिले। ठीक है, और जैसे हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन हो गया तो हमारी कंट्रीज के जो कमोडिटीज एंड सर्विसेज के प्राइस इंक्रीज हो गए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रिड्यूस होंगे। ठीक है, इन्फ्लेशन के कारण एक्सपोर्ट्स रिड्यूस होंगे। एक्सपोर्ट्स क्यों रिड्यूस होंगे, बिकॉज हमारी कंट्री के जो कमोडिटीज के प्राइसेस है वो हाइक हो जाएंगे, प्राइस हाइक होंगे इसलिए एक्सपोर्ट रिड्यूस हो जाएंगे। बट इस तरीके से हमारे इंपोर्ट इंक्रीज हो जाएंगे।
ठीक है। इंपोर्ट कैसे इंक्रीज होंगे? इट्स जस्ट कि अब हमारी कंट्री में कोई पर्टिकुलर कमोडिटीज जो है वो हाई कॉस्ट पे मिल रही है, बट दूसरी कंट्रीज में वो पर्टिकुलर कमोडिटी जो है वो लो कॉस्ट पे मिल रही है, तो हम उस पर्टिकुलर दूसरी कंट्री के कमोडिटीज को परचेस करेंगे जहाँ पे हमको लो कॉस्ट पे मिल रही है सामान। ठीक है, तो इसीलिए इन्फ्लेशन के टाइम पे इंपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। और अगर इंपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है उस पर एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन का इफेक्ट हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखेंगे तो एडवर्स इफेक्ट्स होता है, इंपोर्ट पे देखेंगे तो इंपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं एंड एक्सपोर्ट्स जो है वो डिक्रीज होते हैं, है ना। और सेविंग्स पे देखेंगे तो सेविंग्स रिड्यूस होती है, एंड साथ ही साथ अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट्स पे देखेंगे तो देखिए अगर इंपोर्ट्स इंक्रीज होता है, इंपोर्ट्स इंक्रीज होता है तो जो डिमांड है फॉरेन करेंसी की वो इंक्रीज होती है ना। और जहां से फॉरेन करेंसी की डिमांड इंक्रीज होती है इट मीन्स कि हमारी रुपी की वैल्यू डेप्रिशिएट होगी। तो इन्फ्लेशन के कारण अगर इंपोर्ट्स इंक्रीज होते हैं तो रुपी की वैल्यू भी डेप्रिशिएट होती है। इसीलिए आरबीआई को एक सोल अथॉरिटी दी गई है प्राइस स्टेबिलिटी करने के लिए, बिकॉज अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं रहता तो ये बहुत सारी चीज़ों को कंटिन्यूसली अफेक्ट करता है एंड अल्टीमेटली हमारी जो ग्रोथ है इकोनॉमी की वो अफेक्ट होती है। इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग ने देख ली कि किस तरीके से इन्फ्लेशन अफेक्ट करता है इकोनॉमी में, किसको फायदा होता है किसको नुकसान होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, इसी के साथ अब हम ये देखेंगे कि इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाता है। ठीक है, कैसे मेजर किया जाता है? मॉनेटरी मेजर्स है, ठीक है, मॉनेटरी मेजर्स है, फिस्कल मेजर्स है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स। मॉनेटरी मेजर्स जो बेसिकली आरबीआई जो करती है उसे मॉनेटरी मेजर्स बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। आरबीआई की मॉनेटरी मेजर्स हैं, इट्स जस्ट कि आरबीआई के पास कुछ टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। कैसे? आरबीआई जो है सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, एंड ये सारी टूल्स को इंक्लूड करके आरबीआई जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी जो है बाय मंथली पॉलिसी निकालती है, बिकॉज और हर 2 महीने में बाय मंथली पॉलिसी आती है और उसमें यही सारी चीजें रिड्यूस की जाती है, बढ़ाई जाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो अब किस तरीके से मॉनेटरी मेजर्स जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आता है सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो वो रेशो होता है जो पर्टिकुलर अमाउंट कमर्शियल बैंक्स आरबीआई के पास इन द फॉर्म ऑफ कैश रखते हैं उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, अगर आरबीआई ने इस अमाउंट को इंक्रीज कर दिया, ठीक है, सीआरआर अगर अमाउंट को इंक्रीज करती है आरबीआई तो ये होता है कि अब जो है बैंक कम लोन देगी। ठीक है, अगर सीआरआर इंक्रीज होता है तो बैंक से अब आरबीआई ज्यादा पैसे रख रही है अपने पास, तो इस तरीके से क्या होता है बैंक के पास कम पैसे रहेंगे, बैंक कम लैंड करेगी, और बैंक कम लैंड करेगी लोगों को तो सप्लाई ऑफ मनी जो है वो रिड्यूस होगा। इस तरीके से लिक्विडिटी क्रंच, लिक्विडिटी कम होती है। ठीक है, इस तरीके से सीआरआर को कम या सीआरआर को बढ़ाने से इन्फ्लेशन आरबीआई कंट्रोल करती है समहाउ। बिकॉज अगर सीआरआर बढ़ेगा तो बैंक के पास लैंड करने के लिए कम पैसे रहेंगे, बैंक लोगों को कम पैसे देगी तो सप्लाई ऑफ मनी जो है वो रिड्यूस होगा इकोनॉमी में एंड समहाउ इन्फ्लेशन कम होगा। ठीक है, लोग डिमांड कम करेंगे। ठीक है, तो ये है सीआरआर हमारा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी सीआरआर देख लिया। सीआरआर के बाद रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट वो रेट होता है जिससे जिस रेट्स पे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेती है उस रेट को रेपो रेट बोलते हैं इन एक्सचेंज ऑफ कोलैटरल। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स इन एक्सचेंज ऑफ कोलैटरल आरबीआई से जो लोन लेती है उस रेट को उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में हम लोग ने आप लोग ने न्यूज में देखा होगा कि हमारे जो आरबीआई के गवर्नर उन्होंने रेपो रेट को 4.90% कर दिया। ठीक है, 4.90% प्रेजेंटली हमारा रेपो रेट है एंड बेसिकली यही प्रोसीजर है कि रेपो रेट अगर इंक्रीज होगा तो आरबीआई से अगर कमर्शियल बैंक्स को लोन लेना पड़ेगा तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा एंड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा लोन लोगों को, तो वो जो इंटरेस्ट रेट हाई इनको मिल रहा है बैंक को, तो बैंक भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स कंज्यूमर्स को देगी और कंज्यूमर्स को भी अगर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स मिलेगा तो लोन जो है लोग कम खरीदेंगे एंड लोन कम खरीदेंगे तो सप्लाई ऑफ मनी जो है वो मार्केट में कम होगी एंड सप्लाई ऑफ मनी मार्केट में कम होगी तो डिमांड लोग कम करेंगे एंड अल्टीमेटली इस तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाएगा।
ठीक है। तो रेपो रेट भी एक टूल है आरबीआई का इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का, ठीक है। रेपो रेट के बाद है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट बेसिकली ये रहता है कि आरबीआई जो कमर्शियल बैंक से लोन लेती है लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई जो कमर्शियल बैंक से लोन लेती है लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। एंड रिवर्स रेपो रेट बेसिकली हमारा इन एक्सचेंज ऑफ कोलेट्रल, ठीक है। आरबीआई को कोलेट्रल के बेसिस पे, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कमर्शियल बैंक से आरबीआई लोन लेती है लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। एंड रिवर्स रेपो रेट के साथ ही जो अभी हाल ही में हमारा ऐड हुआ है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ठीक है, एसडीएफ, इसमें ये भी रिवर्स रेपो रेट की जैसे ही है। इसमें भी आरबीआई जो है लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, बट जैसे रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई को कोलैटरल देना पड़ता है, एसडीएफ में आरबीआई को कोई कोलैटरल देने की जरूरत नहीं है, जस्ट कि आरबीआई लिक्विडिटी एब्जॉर्ब कर सकती है पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो ये एसडीएफ होता है, ठीक है। तो ये रिवर्स रेपो रेट में एक्सचेंज आरबीआई को कोलैटरल जमा करना पड़ता है, बट एसडीएफ में आरबीआई को कोलैटरल जमा नहीं करना पड़ता, ठीक है। एंड रिवर्स रेपो रेट में हम लोग देखें, एंड उसके बाद स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ठीक है, एसएलआर। एसएलआर क्या होता है बेसिकली, जब भी कोई बैंक जो है उनकी एनडीटीएल का नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का पर्टिकुलर अमाउंट जो है उनको आरबीआई के पास जमा करना रहता है। एंड उस वो इन द फॉर्म ऑफ कैश भी होता है, लिक्विड एसेट्स होते हैं, गोल्ड रहते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज रहती हैं, ठीक है। ये सारे अमाउंट आरबीआई के पास बैंक को जमा करना ही रहता है, कंपलसरी रहता है। तो जब आरबीआई जो है एसएलआर इंक्रीज कर देती है, तो वही आरबीआई अगर एसएलआर इंक्रीज करेगी तो बैंक को ज्यादा अमाउंट आरबीआई के पास जमा करना पड़ेगा, एंड बैंक के पास कम पैसे रहेंगे तो वो कम लैंड करेगी, एंड अल्टीमेटली फ्लो ऑफ मनी जो है रिड्यूस होगा एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है। तो ये सारे टूल्स रहते हैं जिससे आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है ना। एसएलआर के बाद है हमारा मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। क्या है? मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम क्या होती है? मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स रहते हैं। इट्स जस्ट कि आरबीआई जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करती है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बहुत ऑथेंटिक रहती है, इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं और बैंक्स हैं उसको परचेज करते हैं। और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में ये जो आरबीआई है वो मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स जो है वो निकालती है, और इस तरीके से अगर जो भी इस बॉन्ड्स को परचेज करता है तो लिक्विडिटी एब्जॉर्ब हो जाती है। तो ये भी आरबीआई का एक टूल है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम बोलते हैं आरबीआई इसको, ठीक है। एंड इसी के साथ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस देखिए, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में आरबीआई जो सेल करती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, बेसिकली वो मार्केट स्टेबलाइजेशन बॉन्ड्स बोलते हैं जिनको वो सेल करती है। एंड ओपन मार्केट ऑपरेशंस में आरबीआई क्या करती है? परचेज भी करती है एंड सेल भी करती है। इसमें दोनों चीजें होती है। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है आरबीआई परचेज भी करती है, खरीदती भी है लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करने के लिए, एंड सेल भी करती है ताकि मनी फ्लो इंक्रीज हो। बिकॉज आरबीआई को सिर्फ कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, इन्फ्लेशन को कम या मतलब कम या ज्यादा करना है, इसको एकदम कम भी नहीं करना है और एकदम ज्यादा भी नहीं करना। तो इस तरीके से आरबीआई के पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसे टूल्स है ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे। बिकॉज एक पर्टिकुलर मॉडरेट अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन इज रिक्वायर्ड इन इकोनॉमी, ठीक है, ताकि बूस्टअप रहे, ग्रोथ रहे इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन ये हो गया, ठीक है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो आरबीआई का एक टूल है, इसका ये मतलब होता है इज अ विंडो फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम द आरबीआई इन एन इमरजेंसी सिचुएशंस व्हेन इंटर बैंक लिक्विडिटी ड्राइज अप कंप्लीटली इन एक्सचेंज फॉर ऑथराइज्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर बैंक्स को अर्जेंटली या इमरजेंसी सिचुएशंस में कोई लोन चाहिए तो वो मार्जिनल, ये एमएसएफ के रेट पे बैंक्स जो है वो आरबीआई से लोन लेती है। इमरजेंसी सिचुएशंस में अगर बैंक्स को बहुत अर्जेंटली ओवरनाइट किसी लोन की जरूरत है तो उनको एमएसएफ रेट पे मिलता है लोन, एंड उनको कोलेटरल जमा करना पड़ता है आरबीआई के पास, एंड अल्टीमेटली कोलेटरल अगर जमा करने से उनको वो लोन मिल जाता है। तो ये एक एमएसएफ के थ्रू भी आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, ठीक है। और ये बैंक्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है क्योंकि उनको मनी की अगर जरूरत रहती है तो वो उनको अल्टीमेटली मिल जाता है। एंड आरबीआई को तो हम लोग बोलते हैं बैंकर्स ऑफ बैंक, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है ना। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हम लोगों ने देख लिया कि क्या होता है कि आरबीआई जो है वो लोन्स ले लेती है कमर्शियल बैंक से एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट में, और ये हाल ही में ऐड हुआ है और इसमें आरबीआई को कोई कोलेटरल जमा नहीं करना पड़ता। तो ये सारी चीजें थी, वो मॉनिटरी मेजर्स थी जिससे आरबीआई जो है
वो इन्फ्लेशन को इकोनॉमी में कंट्रोल करती है, ठीक है। एंड इसके बाद हम देखेंगे फिस्कल मेजर्स, ठीक है। फिस्कल मेजर्स क्या होते हैं? Fiscal policy is the policy by which a country's government controls the flow of tax revenue and public expenditure in order to navigate the economy, ठीक है। फिस्कल मेजर्स कौन लेता है? गवर्नमेंट लेती है। कंट्रीज की जो गवर्नमेंट रहती है वो डिसीजंस जो लेती है, फिस्कल मेजर्स उसको बोलते हैं। और इसमें दो चीजें आती हैं, एक तो टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस में इंक्रीमेंट कर देती है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो अल्टीमेटली इंसिडेंस भी आप पे होते हैं एंड पेमेंट भी आपको करनी पड़ती है। इट्स जस्ट इनकम टैक्स, ठीक है। आपकी इनकम पे जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स। इन्फ्लेशन के टाइम पे जो है गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन डायरेक्ट टैक्सेस पे डायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीज कर देती है। तो अब क्या होता है, आपको ज्यादा टैक्स में पेमेंट करना पड़ेगा, और आप लोग ज्यादा टैक्स पेमेंट करेंगे तो इस तरीके से आपके हाथ में जो पैसे हैं वो कम हो जाएंगे ना। स्पेंडिंग के लिए पैसा आपके पास कम हो जाएगा बिकॉज आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, और स्पेंडिंग के लिए पैसे कम हो जाएंगे तो अल्टीमेटली आप डिमांड कम करेंगे। डिमांड कम करेंगे, जो प्राइस राइज हुआ इन्फ्लेशन का वो रिड्यूस। तो ये फिस्कल मेजर्स में गवर्नमेंट करती है, इन्फ्लेशन के टाइम पे टैक्स को इंक्रीज कर देती है, डायरेक्ट टैक्सेस को, ठीक है। इसी के साथ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट जो है अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर्स जो अपनी स्पेंडिंग रहती है वो रिड्यूस कर देती है। बिकॉज अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को रिड्यूस नहीं करेगी तो फ्लो ऑफ मनी जो इकोनॉमी में है वो रिड्यूस नहीं होगा, और लिक्विडिटी रिड्यूस नहीं होगी तो इन्फ्लेशन होते ही रहेगा। इसीलिए फिस्कल मेजर्स में गवर्नमेंट जो है अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, और इस तरीके से फ्लो ऑफ मनी मार्केट में कंट्रोल रहता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आता है, ठीक है। तो ये दो चीजें फिस्कल मेजर्स में है हमारे, जो गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। एंड इसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स कैसे होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी लिए जाते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इट्स जस्ट स्पेकुलेशन एंड होर्डिंग पे। तो गवर्नमेंट के पास ये ऑथोरिटी है कि वो होर्डिंग्स और जो भी स्पेकुलेशन उसको कंट्रोल कर सके, और जो भी होर्डिंग कर रहे हैं उनको कंट्रोल कर सके, ताकि जो मार्केट में प्राइस राइज हो रहे हैं होर्डिंग के कारण वो कंट्रोल हो और इन्फ्लेशन ना आगे ज्यादा ना बढ़े। तो इसलिए ये होर्डिंग गवर्नमेंट को ये होर्डिंग कंट्रोल में करती है। सेकेंडली एक्सपोर्ट्स पे बैन कर देते हैं। अगर हम लोग गवर्नमेंट अगर एक्सपोर्ट्स पे बैन नहीं करेगी तो जो मार्केट में कमोडिटीज की डिमांड है वो फुलफिल नहीं होगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है एक्सपोर्ट्स पे भी बैन करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में आता है ये, ताकि हमारे जो लोग हैं उनको ये पर्टिकुलर कमोडिटीज मिले एंड जो सामान की कमी ना हो, एक्सपोर्ट्स में ना चले जाए, इसलिए एक्सपोर्ट्स पे बैन किए जाते हैं, ठीक है। कंप्लीटली नहीं, समहाउ जितना इंपॉर्टेंट रहता है जितनी जरूरत रहती है उतनी, ठीक है। एंड बैन ऑन कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग ये रहती है कि दो पर्सन रहते हैं एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज को इस रेट पे, जो आज के टाइम पे जो रेट है इस रेट पे पर्टिकुलर उस कमोडिटी को हम उस दिन परचेज करेंगे इस रेट पे, तो उसको फ्यूचर ट्रेडिंग बोलते हैं। लाइक आज में कॉन्ट्रैक्ट में साइन हो रहा है पर ट्रेडिंग जो कमोडिटी सप्लाई है वो उस पर्टिकुलर डे पे होगी, उसको फ्यूचर ट्रेडिंग बोलते हैं। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे जो स्पेकुलेटर्स रहते हैं तो फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, ताकि उनको ये रहता है कि मे बी अल्टीमेटली आगे प्राइस इंक्रीज हो सकता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग अगर होगी तो जो सामान है वो उसकी कमी हो जाएगी, एंड सप्लाई ऑलरेडी कम रहता है, डिमांड जितनी ज्यादा रहती है उतनी प्राइस इंक्रीज होते हैं। तो इसीलिए जो है गवर्नमेंट जो है कमोडिटीज जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है उसको भी कम करती है, उस पर बैन लगा के, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का। सेकेंड, पॉलिसी एंड बफर स्टॉक्स। इन्फ्लेशन के टाइम पे लाइक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो पर्टिकुलर अमाउंट में बफर स्टॉक्स रखती है, ठीक है। जो मतलब जो भी सामान है उसका एक स्टॉक उनके पास रहता है कि जब जरूरत पड़ जाए तो वो लोगों को उस चीज को प्रोवाइड करे, ठीक है। तो ये पॉलिसी भी वो अप्लाई करते हैं कि अगर होर्डिंग के कारण या ब्लैक मार्केटिंग के कारण सप्लाई लोगों तक नहीं पहुंच रही तो जो बफर स्टॉक्स उनके पास रखे हुए हैं वो लोगों तक सप्लाई करे, ताकि इस तरीके से प्राइस कंट्रोल हो और लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो ये पॉलिसी एंड बफर स्टॉक्स गवर्नमेंट मेंटेन करती है ना। यही अनप्रेसिडेंटेड जो इवेंट्स हो जाते हैं उन सबको कंट्रोल करने के लिए ही गवर्नमेंट्स जो है ये सारी चीजें करती हैं, ठीक है। तो पॉलिसी, अगर बफर स्टॉक्स गवर्नमेंट के पास पहले से कुछ स्टॉक्स लाइक वीट की कमी हो गई है और अगर गवर्नमेंट के पास वीट है तो गवर्नमेंट उस चीज को सप्लाई कर देती है, तो लोगों तक वो पहुंच जाता है, जितना लोग परेशान हो रहे हैं उतना नहीं होंगे, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट एक मेजर्स करती है, ठीक है। इसके बाद प्राइस कंट्रोल थ्रू डायरेक्ट एक्शन। आरबीआई जो है मतलब जो गवर्नमेंट, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स गवर्नमेंट करती है, जो डायरेक्ट एक्शंस लिए जाते हैं, लाइक
अगर कोई पर्टिकुलर कमोडिटीज की प्राइस राइज हो रही है तो गवर्नमेंट जो है उसमें डायरेक्ट एक्शन करके उस पर्टिकुलर प्राइस को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, जैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है 1955 का तो उसमें जो है गवर्नमेंट के पास ये राइट है किन किन कमोडिटीज को उस कमोडिटीज या उस एक्ट में ऐड करना है, तो उनकी होर्डिंग या उनको हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते। तो ये डायरेक्ट एक्शन के थ्रू जो है गवर्नमेंट के पास ये राइट रहता है कि उस पर्टिकुलर कमोडिटीज को आप स्टोर करके नहीं रख सकते, जैसे कुछ एसेंशियल कमोडिटीज रहती है, बिकॉज वो लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो गवर्नमेंट के पास भी ये सारे मेजर्स या ये सारे राइट्स रहते हैं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, एंड गवर्नमेंट भी साइमल्टेनियसली आरबीआई के साथ मिलकर सारे मेजर्स करती हैं ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहे और हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ रहे। ठीक है, तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हो गए हैं। हम लोगों ने मॉनेटरी मेजर्स देख लिए, फिस्कल मेजर्स देख लिए, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स की किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है इकोनॉमी में। ठीक है, इसके साथ अब हम देखेंगे इसके बाद जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर अगर हम लोग बेसिकली देखेंगे तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी बेसिकली क्या होता है, इकोनॉमी में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की जो मॉनेटरी वैल्यू होती है इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में टोटल जो मॉनेटरी वैल्यू रहती है गुड्स एंड सर्विसेज, इसको जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी बेसिकली काउंट करता है जीडीपी और या गुड्स एंड सर्विसेज की वो प्राइस को जो कि करंट ईयर में काउंट, जो करंट ईयर की प्राइसेस पे गिनी जाती है। ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन को हम लोग इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, जीडीपी जो कि करंट प्राइस आज के जैसे इस ईयर के करंट प्राइस पे जो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है इसको नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं, इसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं रहता। एंड रियल जीडीपी वो जीडीपी होती है जिसको जीडीपी को एक कांस्टेंट बेस ईयर पे या कांस्टेंट प्राइसेस पे जो कैलकुलेट की जाती है उसे रियल जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, और रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन एडजस्टेड रहता है, जो भी कमोडिटीज की प्राइस रहती है उसमें हम लोग इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं। लाइक बेस ईयर इस बार अभी हमारा जो बेस ईयर है 2011 पहले, तो रियल जीडीपी वही होगी कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड रहती है जीडीपी, एंड इसमें जो जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे कैलकुलेट की जाती है। कांस्टेंट प्राइस कौन सा लेते हैं हम, बेस ईयर लेते हैं 2011 का। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ये एवरेज प्राइस, मतलब इसे बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है इन्फ्लेशन को मेजर करने का। ठीक है, बिकॉज इसमें इकोनॉमी की जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं सब कैलकुलेट हो जाती हैं, है ना। तो ये होता है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर, क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, है ना। जीडीपी डिफ्लेटर इज अमंग द मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, देख लिया हम लोगों ने। इट कैलकुलेट इन्फ्लेशन ऑन द होल इकोनॉमी एंड नॉट जस्ट इन द बास्केट ऑफ सेलेक्टिव गुड्स। लाइक सीपीआई और डब्ल्यूपीआई कुछ बास्केट्स ऑफ गुड्स को सेलेक्ट करते हैं एंड इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, बट जीडीपी डिफ्लेटर जो है पूरी इकोनॉमी की, होल इकोनॉमी के जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसको मेजर करता है। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर क्या मेजर करता है, एवरेज चेंज ऑफ प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, कि गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस में क्या एवरेज चेंज हुए पूरी इकोनॉमी का, तो वो जो मेजर करता है वो क्या कहलाता है, जीडीपी डिफ्लेटर। इसे और क्या बोलते हैं, प्राइस डिफ्लेटर भी बोलते हैं एंड इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया जीडीपी डिफ्लेटर हमारा। एंड इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए अगर नॉमिनल जीडीपी है अप्रॉक्स 110 एंड रियल जीडीपी है अप्रॉक्स 100, तो इसको इंटू करेंगे 100 से तो हमारा 110 आ जाएगा। ठीक है, जैसे नॉमिनल जीडीपी मान लीजिए 110 एंड रियल जीडीपी इंटू रियल जीडीपी 100 है। ठीक है, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 110 आ जाएगा। 110 आने का मतलब है कि रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है हमारी इकोनॉमी में है, अगर जीडीपी डिफ्लेटर 100 से कम आता है इट मींस कि जीरो एवरेज इन्फ्लेशन है। ठीक है, that there is zero average inflation and deflation or reduction of prices across the economy respectively। अगर जीडीपी डिफ्लेटर 100 से कम आता है, 100 से कम आता है, इट मींस कि इकोनॉमी में डिफ्लेशन है एंड इन्फ्लेशन बिल्कुल भी नहीं है। बट अगर जीडीपी डिफ्लेटर 100 से ज्यादा आता है इट मींस कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। ठीक है, इस तरीके से मेजर किया जाता है ना। ये हमारा जीडीपी डिफ्लेटर हो गया। इसी के बाद अब हम लोग देखेंगे इन्फ्लेशन स्पाइरल। इन्फ्लेशन स्पाइरल, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेज प्राइस स्पाइरल। अब ये क्या होता है, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वेजेस में और प्राइस राइज में, ये वो दर्शाता है। ठीक है, ये वो दर्शाता है। बेसिकली क्या बताता है ये,
Wage price spiral suggests that rising wages increases disposable income. इट्स जस्ट कि पर्टिकुलर लेबर्स की वेजेस इंक्रीज हो गई है, वेजेस इंक्रीज हुई है तो डिस्पोजेबल इनकम उनकी इंक्रीज हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम बेसिकली इकोनॉमिक्स में ये रहता है कि जो पैसे मतलब जो इनकम हमारी आती है उसमें टैक्स को हम लोग जब पेमेंट कर देते हैं जो हमारे हाथ में बचती जो इनकम हमारे हाथ में रहती है उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे वेजेस इंक्रीज होगा तो डिस्पोजेबल इनकम जो है लेबर्स के पास इंक्रीज होगी, और डिस्पोजेबल लेबर्स के पास इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली इनके पास इनकम ज्यादा है तो वो डिमांड ज्यादा करेंगे, वो डिमांड ज्यादा करेंगे एंड सप्लाई कम होगी तो प्राइस राइज होगा, एंड प्राइस राइज होता है तो अल्टीमेटली ये एक स्पाइरल बन जाता है, इसलिए इसको इन्फ्लेशन स्पाइरल बोलते हैं। और वेज प्राइस में जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है ये वो दर्शाता है, इसलिए इसको वेज प्राइस स्पाइरल बोलते हैं। ठीक है, देखिए राइजिंग वेजेस इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम एंड रेजिंग द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो डिमांड प्राइस राइज होगा, डिमांड्स फॉर गुड्स सॉरी वेज इंक्रीज होगा तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होगी तो उसके साथ गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी और इस तरीके से प्राइस राइज हो जाएगा। ठीक है, राइजिंग प्राइस इंक्रीजेस डिमांड फॉर हायर वेजेस। अब प्राइस राइज हो रहा है तो अब लोग जो है और ज्यादा वेज मांगेंगे। ठीक है, अब प्राइस राइज हो गए तो वेजेस और ज्यादा मांगेंगे, वेजेस और ज्यादा मांगेंगे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, एंड जब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी तो अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को वो महंगा मिलेगा, एंड वो कंज्यूमर्स को महंगा मिलेगा एंड अल्टीमेटली इस तरीके से प्राइस राइज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन स्पाइरल। ठीक है, एक स्पाइरल बन जाता है। ठीक है, और इसको वेज प्राइस स्पाइरल भी बोलते हैं। ठीक है, वेज और प्राइस में जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रहता है जिसके कारण प्राइस राइज होता है, इन्फ्लेशन होता है, इसलिए इसको इन्फ्लेशन स्पाइरल बोलते हैं। ठीक है, ये एक चीज हो गई। एंड आज का हमारा लास्ट टॉपिक ये है इन्फ्लेशनरी गैप एंड डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप बेसिकली ये होता है कि एक इकोनॉमी की एक प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है एंड उस प्रोडक्शन कैपेसिटी से जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो जाता है तो दैट पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप, बिकॉज मतलब एक प्रोडक्शन कैपेसिटी इकोनॉमी की और अब उससे ज्यादा हो गया है हमारा एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गया है तो सप्लाई ऑब्वियसली कम होगा, और एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो गया है तो एक गैप पर डिमांड ज्यादा होगी सप्लाई कम हुई है तो प्राइस राइज होगा, तो दैट जो डिमांड की प्रोडक्शन कैपेसिटी जितनी है उतना ज्यादा हम डिमांड नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए क्या होता है कि इन्फ्लेशनरी गैप में बनता है, तो इसलिए उसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम डिफाइन करेंगे तो इन्फ्लेशनरी गैप इज द एक्सेस ऑफ एग्रीगेटेड डिमांड over above its level required to maintain full employment equilibrium in the economy. It's just कि एक प्रोडक्शन कैपेसिटी है इकोनॉमी की और उस प्रोडक्शन कैपेसिटी से ज्यादा वो अब प्रोड्यूस नहीं कर सकते, पर डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस राइज होता है, तो इसलिए एक प्रोडक्शन कैपेसिटी के अबव जो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है तो वो जो डिमांड इंक्रीज हो रही है उसके कारण प्राइस राइज हो रहा है, तो ये गैप मेंटेन करता है हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी में और एग्रीगेट डिमांड में, तो इसलिए इसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, इससे क्या होता है इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है, इसलिए इसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। ठीक है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी है और हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो रिड्यूस हो गई है। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो गई है बिलो द प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो अगर एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस होगी तो लोग जो है वो डिमांड कम करेंगे एंड अल्टीमेटली ये डिफ्लेशन होगा। डिफ्लेशन इज एन अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन, हम लोगों ने देखा है, तो ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होगा एंड दैट इज नोन एज डिफ्लेशनरी गैप, क्योंकि प्राइसेस कम होंगी एंड आउटपुट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो ये सारी चीजें डिफ्लेशनरी गैप में देखने की। ठीक है, अल्टीमेटली यही रहता है कि अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो प्राइस राइज हो जाता है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, और डिमांड डिक्रीज होती है तो प्राइस डिक्रीज हो जाता है, तो इसको गैप जो मेंटेन होता है उसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। ठीक है, अगर डेफिनेशंस लिखना है तो हम लोगों को ये डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ये आज हमारी क्लास खत्म हो गई, ये आज की हम लोगों ने दो पार्ट में ये सेशंस लिया था। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पूरा इन्फ्लेशन के सारी चीजें देखी थी एंड कॉजेज इन्फ्लेशन, हाउ इन्फ्लेशन कैन बी मेजर्ड, एंड इस मेथड में हम लोगों ने देखा है कि अभी हम लोगों ने ये देखा है कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है एंड इसी के साथ साथ इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये हमारे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी
एंड क्लास को खत्म करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहते हैं, जस्ट कि अगर आपको पाथ के ई ब्रोशर या फीस इंफॉर्मेशन या पाथ की कुछ बुक्स, सैम्पल बुक्स देखनी है, तो ये क्यूआर कोड को स्कैन करके आप देख सकते हैं। एंड इसी के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी आप पाथ से जुड़ सकते हैं, लाइक फेसबुक में पाथ आईएएस एकेडमी के नाम से आप जुड़ सकते हैं। उसमें जो डेली की जो न्यूज़ रहती है सीजीपीएससी से रिलेटेड, जो न्यूज़पेपर्स उसमें आते हैं फेसबुक में। एंड अगर पाथ आईएएस एकेडमी में डेली अगर टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ेंगे, तो उसमें जो भी एमसीक्यूज रहते हैं द हिंदू बेस से जो भी डेली न्यूज़ आती है, वो एमसीक्यूज पाथ आईएएस एकेडमी की टेलीग्राम चैनल पे हम लोग डालते हैं, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड सीजीपीएससी से रिलेटेड भी पाथ पीएससी एकेडमी करके है, तो उसमें आपको सीजीपीएससी से या वेपन से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है, ये सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है टेलीग्राम चैनल में। एंड इसी के साथ तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। सो थैंक यू वेरी मच।